हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट एसटीडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कैटल। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। तो अन्य तथ्य हैं, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन आर.बी. कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको ऑनलाइन थ्योरी क्लास, टेस्ट और डाउट्स और प्रैक्टिस सेट आदि चीज़ों की आवश्यकता हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा ये सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। और माह के किसी भी समय आप इस पैटर्न को चेंज भी कर सकते हो। और नया बैच शुरू होने वाला है, सीमित जगह है, मात्र एक बैच में 20 लोगों का ही एडमिशन होता है। तो जल्दी करें। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सृजनात्मकता। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में के सुधार के लिए किया जाता है। तो अन्य तथ्य है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि। तो गोलमैन निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। तो अन्य तथ्य होगा, संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से भिन्न हैं। ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। तो भिन्न कौन है, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। तो अन्य तथ्य है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का
सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन कार्ल एल हल ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संज्ञात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ऑप्शन है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ज्ञान। तो संज्ञात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। अन्य तथ्य है, संज्ञात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है। नंबर 1 ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण कैसा होगा? ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। तो एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। तो अन्य तथ्य हैं, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? ऑप्शन है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतिलेख, आशुभाषण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, आशुभाषण। तो निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप जो है आशुभाषण है। तो अन्य तथ्य हैं, आशुभाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशुभाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, से सभी लेखन से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 15, 25, 18 या 22। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 18। तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। तो अन्य तथ्य है, हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। पूर्वी हिंदी, जो कि बाघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी होता है, और पश्चिमी हिंदी, जिसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेलखंडी, कन्नौजी एवं बंगारू होता है। बिहारी हिंदी, जिसमें मैथिली, मगही एवं भोजपुरी होता है। राजस्थानी हिंदी, जिसमें मालवी, मेवाती और मारवाड़ी एवं जयपुरी होता है। और पहाड़ी हिंदी, इसमें कामयूनी एवं गढ़वाली होता है। इनकी बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां होती हैं, तथा दक्षिणी हिंदी का ही पूर्व रूप मिलाकर कुल 18 बोलियां हो जाती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सा है? ऑप्शन है कविवचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय और नवनीत कादम्बनी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कविवचन, सुधा, हिंदी प्रदीप। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कविवचन, सुधा, हिंदी प्रदीप। तो अन्य तथ्य है, कविवचन, सुधा, हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। कविवचन सुधा का प्रकाशन सन 1968 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया था। यह भी एक मासिक पत्रिका थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं। तो अन्य तथ्य हैं, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं। यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन है विद्यापति, चंद्रवरदाई और नरपति नाल और जगनिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जगनिक। तो 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लय जिए सियार, यह पंक्ति है जगनिक का। तो अन्य तथ्य है, 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार, यह पंक्ति जगनिक कृत परमल रासो आलाखंड से है। यह ग्रंथ आला छंद में रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियों कीर्ति कला, कीर्ति पताका तथा पदावली है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है तथा नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मॉरिशस। तो निम्नलिखित में से मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो अन्य तथ्य है, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपना कर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ब्रज भाषा। तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। अन्य तथ्य है, सूरसागर की भाषा ब्रज है। सूरसागर सूरदास कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। इसके प्रथम 9 स्कंद संक्षिप्त तथा 10वां स्कंद अति विस्तृत है। इसमें भक्ति का प्राधान्य है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का संकलन है। विदित हो कि अवधी में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा भी है। ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रज भाषा कृष्ण काव्य की तथा अवधी भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। अन्य तथ्य है, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। ध्यातव्य है कि सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है। त्रिधारा, मुकुल और आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो ऑप्शन है साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मानक भाषा। तो मानक भाषा जो है वो हमारी मेन है। अन्य तथ्य है, मानक भाषा आदर्श रूप होती है। यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा
भाषा स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण सतत परिवर्तनशील एवं प्रवाहमयता को बनाए रखना है। उक्त गुण जीवंत भाषा में पाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, परमाल रासो। तो निम्नलिखित में से परमाल रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो अन्य तथ्य है, परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता जगनिक हैं। यह आला छंद में बद्ध वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई, कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय एवं बीसलदेव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न निर्देश। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटना है। तो हमारा गद्यांश है, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वह घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वह भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वह एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों कर सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को अपना आंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, सूत्रधर्म के लिए, रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है अक्कड़, ड़, अड़ या कड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, अक्कड़। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। अन्य तथ्य हैं, घुमक्कड़ शब्द में घूमना मूल शब्द है और अक्कड़ प्रत्यय है, शेष असंगत विकल्प है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या पारसौली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। अन्य तथ्य है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था तथा पावा में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन है विसर्ग, दीर्घ, गुण या व्यंजन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, व्यंजन। तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। अन्य तथ्य है, स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद स्वाधन छंद होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ऑप्शन है 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 80 वर्ष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 35 वर्ष। तो अन्य तथ्य है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी वैदिक धर्म। तो श्रुति धर्म जो है वैदिक धर्म है। अन्य तथ्य है, गदानुसार श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? ऑप्शन है प्रकाश, क्षेत्र, पूर्ण या क्षण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी क्षण। तो निमिष का शब्द का पर्याय है क्षण। तो अन्य तथ्य है, निमिष शब्द क्षण या पल का पर्याय होता है जो अति अल्प समय का घोतक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुझे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी भाववाच्य। तो मुझसे उठा नहीं गया इसमें है भाववाच्य। अन्य तथ्य है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का रूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, जबकि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार एवं कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग के अनुसार वचन के अनुसार होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्याशित। तो अन्य तथ्य है, प्रश्नगत शब्दों से संबंधित वाक्यांश इस प्रकार है, प्रत्याशा जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अपरिमेय का मतलब होता है जिसकी माप ना संभव हो। अनाहूत का मतलब होता है जो बिना बुलाए आया हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव होगा गेहूँ, गाय, गोबर या गोधन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये गेहूँ। तो गोधूम का शब्द का तद्भव जो होगा वो गेहूँ होगा। अन्य तथ्य है, गोधूम गेहूँ का तत्सम शब्द है। इसी तरह गाय का तत्सम शब्द गौ, गोबर गौ है और गोबर का तत्सम शब्द गोमय होता है और गोधन का तत्सम शब्द होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है निधन कपट, निषधन कपट, निधन कपट, निषधन कपट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये निधन कपट। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा निधन कपट। अन्य तथ्य है, निष्कपट का सही संधि विच्छेद है निधन कपट। इसमें विसर्ग संधि है। जब विसर्ग से पहले ई उ और बाद में का खा टा टा फा फा पा फा में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निधन कलंक, निष्कलंक, निधन फल, निष्फल, चतुर्धन पाद, चतुष्पाद आदि शब्द होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित या अनुगृहित। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी अनुगृहित। तो निम्न में से शब्द जो वर्तनी है वो सही होगा अनुगृहित। तो अन्य तथ्य है, अनुगृहित वर्तनी शुद्ध शब्द है, से सभी की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का विश्लेषण रूप क्या होगा? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण रूप होगा वो अपेक्षित होगा। अन्य तथ्य है, अपेक्षा भाववाचक संज्ञा स्त्री लिंग शब्द है। इसमें इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है। अतः स्पष्ट है अपेक्षित अपेक्षा का विशेषण रूप है
न कि सापेक्ष, उपेक्षा या निरपेक्ष। विदित हो कि उपेक्षा अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तालु। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा तालु। अन्य तथ्य हैं सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। इसके अतिरिक्त ई, च, छ, ज, झ, ञ का भी उच्चारण स्थान तालु है। इसी तरह ता, धा, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत तथा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा, सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है अत, आ, अति या अति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अति। तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। तो अन्य तथ्य है अत्यंत में अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। इसमें अति उपसर्ग तथा अंत मूल शब्द है तथा ई और आ के समीप के कारण यण संधि द्वारा अत्यंत शब्द बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उपत्यका का अर्थ है। ऑप्शन है सूर्य, जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। तो इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, पर्वत, पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। तो अन्य तथ्य है उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। शेष असंगत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में और अपनी तैयारी करते रहिए और अपने लाइफ में पर डे कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।